Hello everyone, welcome back to FIM Adventure. Next part number 8 ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बोर मॉडल के बारे में पढ़ा था. एनर्जी रिलेटेड चीज़ें हम लोगों ने बोर मॉडल के बारे में पढ़ी थी. लाइक एनर्जी के कैलकुलेशंस बोर मॉडल से रिलेटेड मैंने आप लोगों को करवाए थे. बहुत सारे यूनिट्स भी मैंने आप लोगों को बताए थे और आई थिंक मैंने कुछ क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे इसके ऊपर. मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम और बेरिलियम, है ना, इनके एनर्जी वैल्यूज़ कैलकुलेट करिए. मतलब इनके एनर्जी लेवल्स की एनर्जीज कैलकुलेट करिए और फिर मैं आज उसको डिस्कस करने वाली थी और फिर मैं उससे रिलेटेड कुछ शॉर्टकट्स भी आप लोगों को बताने वाली थी. तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फटाफट से आगे. यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है हाइड्रोजन एटम, हीलियम आयन और लिथियम आयन. ठीक है, हाइड्रोजन एटम की अगर बात करूँ तो हाइड्रोजन एटम के सारे शेल्स की एनर्जी यानी अप टू 6th एनर्जी लेवल हम लोगों ने लास्ट टाइम ही निकाल ली थी. फर्स्ट की एनर्जी थी -13.6, इसकी -3.4, इसकी 1.51 और मतलब फर्स्ट की 13.6, सेकेंड की -3.4, थर्ड की -1.51, फोर्थ की -0.85, फिफ्थ की -0.54, सिक्स्थ की -0.38 और इन्फिनिटी की मैंने ले ली है 0. अब मैंने क्या किया, ये एनर्जीज़ मैंने कैलकुलेट करके याद कर ली. ठीक है, उसके बाद मैं जैसे जैसे हीलियम, लिथियम इनके लिए निकालने गई, मैंने शायद बेरिलियम भी बोला था, है ना. तो जैसे जैसे मैं हीलियम और लिथियम निकालने गई तो मैंने जब ये कैलकुलेट किया एक्चुअली, तो मैंने ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया कि मेरी जो हीलियम के सेकेंड शेल की एनर्जी थी, ठीक है, हीलियम के सेकेंड शेल की एनर्जी, और हीलियम का ZB2 है. आई थिंक रेड पेन दिख रहा है या नहीं, विजिबल है या नहीं, आई डोंट नो. यस इट इज़ वेरी, बहुत ही अच्छे से विजिबल है. ठीक है ना. तो हीलियम का ZB2 है और जब मैंने हीलियम का एनर्जी लेवल्स निकाला तो हीलियम के सेकेंड शेल की एनर्जी उतनी ही निकली जितनी हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी निकल रही थी. ध्यान से सुनना, हीलियम के सेकेंड शेल की एनर्जी हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल की एनर्जी थी, जबकि हीलियम के फोर्थ शेल की एनर्जी हाइड्रोजन के सेकेंड शेल की एनर्जी थी. लुक, अब हाइड्रोजन के थर्ड शेल की एनर्जी कितनी होनी चाहिए? हीलियम के सिक्स्थ शेल की एनर्जी. Z से मल्टीप्लाई हो रहा है, Z2 है ना. ठीक है, यानी हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का सेकेंड, हाइड्रोजन का सेकेंड, हीलियम का फोर्थ, हाइड्रोजन का सिक्स्थ, हाइड्रोजन का थर्ड, हीलियम का सिक्स्थ, यानी हाइड्रोजन का फोर्थ, हीलियम का कौन सा होना चाहिए? 8th. ठीक है, सो इस तरीके से हमारे शेल्स, हमारे एनर्जी लेवल की एनर्जीज जो हैं हाइड्रोजन, हीलियम के अंदर निकल के आई. अब फर्स्ट वाला तो मैंने निकाल लिया था. फर्स्ट वाला हाइड्रोजन के फर्स्ट एनर्जी लेवल की एनर्जी इंटू Z², Z2 का स्क्वायर, तो वो आ गया था 54.4. ठीक है, वैसे ही थर्ड की एनर्जी निकाल लूँगी मैं. हाइड्रोजन का थर्ड, किसी की भी एनर्जी निकालनी है, हाइड्रोजन की एनर्जी अगर आपको याद है तो हाइड्रोजन के उस शेल की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय जिसका निकाल रहे हो उसका Z² कितना आ जाएगा? देखो, वो आ जाएगा कुछ मेरे ख्याल से, जितना मुझे याद है, -6.09 कुछ ऐसी वैल्यू आती है. 5 1 4 4 5 4 26.20 आती है शायद. ओके, ओहो 6.20 ऐसी कुछ आती है. ठीक है ना. उसके बाद ही फिफ्थ शेल की एनर्जी, तो हाइड्रोजन का फिफ्थ होता है -0.54 मल्टीप्लाई बाय Z² दैट इज़ 4. ठीक है ना. तो ये कुछ 2 से कम आ जाएगी, जो भी है आप निकाल लीजिएगा. 4 4 = 16, 4 5 = 20, 2.06 ऐसे कुछ आ जाएगी. ठीक है, तो इस तरीके से फिफ्थ शेल की एनर्जी निकाल लिए. सिक्स्थ की एनर्जी तो बताया, ये हाइड्रोजन का थर्ड, हीलियम का क्या हो जाएगा? 6th. हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का सेकंड, हाइड्रोजन का सेकंड, हीलियम का फोर्थ, हाइड्रोजन का थर्ड, हीलियम का 6th एंड सो ऑन. बाकी हमने कैलकुलेट कर ली. फिर वैसे ही लिथियम के लिए बात करूं तो हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का Z2 था, तो हीलियम का सेकंड था, लिथियम का Z क्या है? 3. तो हाइड्रोजन का फर्स्ट, लिथियम का क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, थर्ड एनर्जी लेवल. हाइड्रोजन का सेकंड, लिथियम का फोर्थ था, तो हीलियम का क्या होना चाहिए? 6th. हाइड्रोजन का थर्ड, लिथियम का कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही, क्या होना चाहिए? 9th. ठीक है, तो इस तरीके से मेरे को लिथियम के ये 3 पता है और लिथियम का फर्स्ट वाला मैंने कैलकुलेट कर लिया. कैसे? तो हाइड्रोजन का फर्स्ट -13.6 इंटू Z², 6 9 = 54, 9 3 = 27, 27 और योग्य 32, तो 9 1 = 9 और 1 13, कितना 12, 122 और एक डेसिमल लग गया -122.4.
वहीं सेकंड वाले के लिए तो हाइड्रोजन का सेकंड मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, तो 9 4 आ जाएगा 36, ठीक है, और 9 से 27, 30.6 वगैरह कुछ आता है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। वैसे ही फोर्थ वाला हाइड्रोजन का फोर्थ इंटू जेड स्क्वायर, हाइड्रोजन का फोर्थ कितना आता है, -0.85 मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इज 9, मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर इज 9, सो 0.85 इंटू 9, 9 5 45, और 9 8 72, 72 और 4 76, 7.65 कुछ होगा, 7.65 कुछ होगा, 7.65 देख लेना क्या होता है नेगेटिव के अंदर, ठीक है ना, जो भी है। ऐसे ही फिफ्थ की निकाल लें, सिक्स्थ की निकाल लें, हाइड्रोजन के उस शेल की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, जिसकी भी निकाल रहे हैं। बेरिलियम की निकालें और कमेंट करें। इसी तरीके से अगर आपको हाइड्रोजन की याद है तो आप हीलियम की भी निकाल सकते हैं, लिथियम की भी निकाल सकते हैं। आधी तो आपको वैसे भी याद हो जाएगी, वही हाइड्रोजन का फर्स्ट, हीलियम का सेकंड, लिथियम का थर्ड, हाइड्रोजन का सेकंड, हीलियम का फोर्थ, लिथियम का सिक्स्थ, ठीक है। वहीं बेरिलियम का भी आपको पता चल जाएगा कैसे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप बेरिलियम की कैलकुलेट करें, कमेंट करें क्या आता है ना। अभी ये सिर्फ एनर्जी लेवल्स ही नहीं, हम डिफरेंसेस में भी, डिफरेंसेस जो एनर्जी के डिफरेंसेस होते हैं ना, उसमें भी हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आपको ये पता होगा, बोर के थर्ड पोस्टुलेट में हमने पढ़ा था कि जब भी हमारा इलेक्ट्रॉन किसी ऊपर वाले ऑर्बिट से किसी नीचे वाले ऑर्बिट में जाने की कोशिश करता है तो वो एनर्जी एमिट करता है। क्या करता है भाई? एनर्जी को एमिट करता है। अच्छा, कितनी एनर्जी एमिट करता है? मान लो यहाँ से एमिट किया डेल्टा E1, तो डेल्टा E1 क्या हो जाएगा? तो भाई जहाँ से एमिट किया उसकी एनर्जी माइनस जहाँ आया उसकी एनर्जी, यानी कि E2 माइनस E1। E2 कितना है भाई? -3.4 माइनस ऑफ -13.6, इट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितनी एनर्जी एमिट करेगा? 10.2 एमिट करेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, अरे समझते हो? तो हाइड्रोजन का 2 से 1 का डिफरेंस अगर 10.2 है तो हीलियम का कितना होगा? हीलियम का हो जाएगा हाइड्रोजन का डिफरेंस इनटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर, हीलियम के लिए जेड कितना है? 2, तो जेड स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। तो वो आता है 40.8। कितना आता है भाई? 40.8। इसको थोड़ा मोटा कर लें, 40.8, ठीक है ना। 40.8 आता है किसके लिए? हीलियम के लिए। वैसे ही लिथियम के लिए कितना आ जाएगा? लिथियम के लिए 10.2 मल्टीप्लाई बाई 9, 90 पॉइंट कुछ आ जाएगा, देख लेना। तो इस तरीके से जैसे जैसे हमने एनर्जी निकाली है और फिर दूसरों की निकाल लेते हैं हम, हाइड्रोजन की एनर्जी मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर, वैसे ही हम यहाँ पर हीलियम और लिथियम की भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एनर्जी डिफरेंसेस निकाल सकते हैं। बड़े ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन एनर्जी डिफरेंसेस के ऊपर, है ना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो मैं बताती हूँ 1-2 क्वेश्चंस आप लोगों को, और कुछ टर्म्स हैं एक्चुअली जो टर्म्स आप लोगों को भी पता नहीं है, वो टर्म्स बताऊंगी और फिर और क्वेश्चंस करवाऊंगी, ठीक है। देखो कुछ 1-2 बेसिक क्वेश्चन इसके लिए करते हैं हम लोग। अरे अरे अरे, ये सफ़ेद कैसे आ गया? हरा करो इसको। हाँ, तो 1-2 अच्छे बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पर एक है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द वेवलेंथ। ओके, वेवलेंथ कैलकुलेट करो ऑफ द फोटोन, फोटोन की, विच इज इमिटेड, जो कि इमिट हुआ है, ठीक है। किसने इमिट किया है? बाय एन इलेक्ट्रॉन while returning back to n equal to 1 from n equal to 2। कहने का तात्पर्य, अब ये तो होममेड क्वेश्चन है, होममेड क्वेश्चन है मतलब मैंने बनाया वो क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्टेट्स जो है वो डिफाइन कर ली, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 1। बट इन्हीं स्टेट्स के लिए, ठीक है ना, इन्हीं स्टेट्स के लिए कुछ बहुत स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ की जाती है, स्पेशल टर्म्स यूज़ की जाती है। उन टर्म्स के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, बताऊंगी कि कौन सी टर्म्स यूज़ की जाती है। अभी तो फ़िलहाल मुझे वेवलेंथ कैसे कैलकुलेट करनी है वो बताना था। इन हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, ठीक है। तो भाई साहब हाइड्रोजन एटम है, हाँ बिल्कुल हाइड्रोजन एटम है।
सॉल्व करते हैं इसको। देखो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। अब हाइड्रोजन एटम के अंदर क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन है जो कि स्टेट नंबर 2 से लौट के वापस आ रहा है स्टेट नंबर 1 पर, ठीक है, लौट के बुद्धू घर को आ रहा है, यानी स्टेट नंबर 2 से स्टेट नंबर 1 पे वापस आ रहा है। तो जब ये वापस आया तो इसने फोटोन एमिट किया, तो ये जो फोटोन एमिट किया इसका वेवलेंथ कितना था। तो भाई जब वो वापस आएगा तो सबको पता है कि जब वो वापस आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा 2 से 1 वाली। कितनी एनर्जी एमिट करेगा, तो दोनों स्टेट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। किसने बोला, बोर ने बोला। किस में बोला, पोस्टुलेट में बोला। अच्छा, अब हाइड्रोजन का फर्स्ट एनर्जी लेवल बताओ, जल्दी बताओ कितना होता है। अभी बताया था -13.6, इसका होता है -3.4। तो डिफरेंस इन एनर्जी अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, -3.4 माइनस ऑफ -13.6, दिस इज नथिंग बट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच इज डेल्टा E 2 से 1। अब इसी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ निकालनी है, ठीक है भाई। लगा दो hc/λ इक्वल टू 10.2। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो लैम्डा निकालना है अगर, तो hc डिवाइडेड बाय 10.2 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लैम्डा है तो 12400 लेंगे। पिछले वीडियोस देखें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है, पिछले वीडियोस देखेंगे तो ये समझ में आएगा। 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल, अप्रॉक्सीमेटली 10 से काटूंगी तो 1240 आ जाएगा, पर नीचे 10.2 है यानी 10 से बड़ा है तो ऊपर 1240 से कुछ छोटा आएगा। अप्रॉक्सीमेटली मुझे नहीं पता कितना आएगा, अप्रॉक्सीमेटली मैं 1200, मेरी मर्जी है, 30-20 लिख दे दी हूँ, ठीक है, एंगस्ट्रॉम मीटर, ऐसा कुछ डेफिनेटली आएगा, इसके आसपास आएगा 1228, 30 व्हाटएवर जो भी है, 16, 15, 14, तो भैया कमेंट करें, अप्रॉक्सीमेटली इतना ही आएगा, ठीक है। अब मैम एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाल रहे हो, कि भाई हम जेई की या नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ में 4 ऑप्शंस दिए होंगे, नियरेस्ट वाला हम पता कर लेंगे। मैम अगर चारों आसपास हुए तो फिर एग्जैक्ट निकालना, तुम कैलकुलेट करो बड़े मर्जी से, बड़े मज़े से। मेरा मोटो यहाँ पर कैलकुलेशन सिखाना नहीं है, यहाँ पर मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने बैठी हूँ। कॉन्सेप्ट शायद मैंने सिखा दिया है, क्या करना था वहाँ पर, एनर्जी का डिफरेंस लेना था, एनर्जी का डिफरेंस लेकर के बढ़िया उसे HC से डिवाइड करना था, HC से डिवाइड किया और वेवलेंथ जो है कैलकुलेट कर ली। इस तरीके से क्वेश्चन किया, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। 2 से 1 आया था, वो कौन, इलेक्ट्रॉन आया था। जैसे वेवलेंथ पूछी है वैसे फ्रीक्वेंसी पूछ सकते थे, देखते हैं फ्रीक्वेंसी भी पूछ के, आई मीन कैलकुलेट करके कैसा होगा, देखते हैं फटाक से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भाई, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिटर्निंग back to n equal to 1 from n equal to 3 in लिथियम आयन। लिथियम आयन में n equal to 1 से n equal to 3 पे वो आ रहा है, तो फ्रीक्वेंसी बताएं। ठीक है भाई, बता लेंगे। लिथियम आयन है मेरे पास, लो कैसे बताओगे, तो सबसे पहले तो ये ले लो, ठीक है, सॉल्यूशन बनाते हैं। कौन है, लिथियम आयन, कहाँ से कहाँ आ रहा है, 3 से 1 पे आ रहा है, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन कितना होगा, तो एनर्जी ट्रांजिशन निकालना पड़ेगा भाई। यहाँ से एनर्जी एमिट होगी डेल्टा ई, तो डेल्टा ई 3 से 1 होगी E3 माइनस E1, ठीक है। तो अब आप चाहो तो लिथियम की E3 माइनस E1 कर लो, चाहो तो हाइड्रोजन की E3 माइनस E1 कर लो, मल्टीप्लाई बाय Z² कर लो। तो हाइड्रोजन की E3 माइनस E1 कर लेते हैं। हाइड्रोजन की E3 कितनी होती है, हाइड्रोजन की E1 होती है 13.6, मतलब माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51, सो इट विल बी माइनस 1.51 माइनस ऑफ माइनस 13.6 into Z², that is 9. This will come out to be like 12.09 or something, ठीक है, multiply by 9, so 9 9s are 81, 9 0 8, 9 2s are 18, 9 1s are 9 और एक हो गया 10, ठीक है। yes, this is delta E 3 से 1, but this is in electron volt. ओके भाई साहब, सही है। अब क्या करें,
निकालनी तो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, निकाल लेंगे भाई। डेल्टा ई जिस प्रकार एच सी बाय लैम्डा होता है उसी प्रकार एच न्यू भी तो होता है, पर एच का यूनिट होता है जूल में। एच सी का तो जुगाड़ है हमारे पास लैम्डा निकालने के लिए, बट यहाँ पर न्यू निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो एच होता है जूल में, तो एनर्जी भी चाहिए जूल में, तभी तो फ्रीक्वेंसी मिल पाएगी। तो एनर्जी मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, कोई नहीं, मेरे पास उसका भी जुगाड़ है भाई। डेल्टा ई क्या होता है 108.81, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कन्वर्जन है मेरे पास, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इक्वल टू 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे ये आ जाएगा कुछ जूल वूल आ जाएगा जो भी है, मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी कम्स आउट टू बी, इधर जाएगा, पहले 34 से 19 को काट देती हूँ तो 34, 14, 15 -15 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद 6.6 को 108 से कुछ काटना पड़ेगा, तो ये इधर जाएगा, मतलब 108.81 मल्टीप्लाई बाई 1.6 डिवाइडेड बाय 6.63 सेकेंड इनवर्स। बताएं, कमेंट करें, बताएं इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। जो भी आएगा बढ़िया से निकालिएगा। कुछ 6 से कटेगा 108, तो 12 फाइज़ा तो हो जाएगा 60, ठीक है। 12 8 8 8 18 16, हाँ देख लेना, है ना। तो फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करो, कमेंट करो क्या आता है आंसर, है ना। इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी निकाल पाएंगे। खैर, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वो ये थी बच्चों कि यहाँ पर मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने बोला था, पिछले वाले में मुझे वेवलेंथ निकालने बोला था, तो जब मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने बोला तो मुझे एक्चुअली उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जबकि अगर मुझे वेवलेंथ निकालने बोला तो मेरे पास डायरेक्ट कन्वर्जन है, ठीक है। तो मेक श्योर कि जब आप फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो तब आप क्या करो, तब आप यहाँ पर क्या कर लो, जूल में कन्वर्जन कर लो, ठीक है। सो ये एक तरीका हुआ एनर्जी को कैलकुलेट करने का, या वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का, या एनर्जी ट्रांजिशंस को कैलकुलेट करने का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने इतने सिंपल तरीके से आपको लिखाए हैं कि भाई 1 से 3 पे कूद जाता है, 4 से 5 पे कूद जाता है, नॉर्मली ऐसा नहीं लिखा होता, ठीक है। नॉर्मली क्वेश्चंस में ऐसा नहीं लिखा होता। मच्छर था। क्वेश्चंस के अंदर इन स्टेट्स को नाम दिया गया है प्रॉपर। फर्स्ट स्टेट को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, n=1 को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, बाकी ऊपर के स्टेट्स को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, जिसमें से n=2 को बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फिर एनर्जीज़ को भी अलग अलग नाम दिया गया है। 1 से 3 में जाने वाली एनर्जी का कुछ और नाम है, 1 से 2 में जाने वाली एनर्जी का कुछ और नाम है, 2 से इन्फिनिटी पे जाने वाली एनर्जी का कुछ और नाम है, और इन नाम के नाम से संबोधित किया जाता है हर एनर्जी, हर स्टेट को, और एक्चुअली वही लिखा होता है आपके क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले आज बताना चाहूँगी कि किसको क्या कहते हैं, जिससे कि आपको जो है समझ में आए कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, ठीक है। उससे भी पहले ये जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जी का जो फॉर्मूला है मेरा, एक्चुअली एनर्जी का जो हमारा फॉर्मूला है, देखो मैं उसको ज़रा मॉडिफाई करना चाहती हूँ। मैंने क्वेश्चंस में जो देखा है मैक्सिमम, एनर्जी का जो फॉर्मूला E=N, वो क्या होता है, वो होता है -13.6, क्या होता है भाई, Z²/n², ठीक है। -13.6 क्या है, हाइड्रोजन के फर्स्ट स्टेट की एनर्जी, तो En ऑफ एनीथिंग, ठीक है, Z यानी कोई दूसरा एटम, इज इक्वल टू E1 ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय Z² इंटू n²। ये इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, वाई दिस इज़ इम्पोर्टेंट मैम, क्या नया बताया आपने उसमें, -13.6 को फर्स्ट हाइड्रोजन की एनर्जी लिख दी, बस ये तो हमको पता है बेटा। कई बार आज ही मैंने क्वेश्चन किया, एक एनर्जी दी थी हीलियम की और दूसरी एनर्जी पूछी थी लिथियम की। एक एनर्जी दी थी हीलियम की, दूसरी एनर्जी पूछी थी लिथियम की। तो आप ज़रा दिमाग लगाएं, आपको हीलियम से लिथियम पे जाना नहीं आता, आपको पहले हीलियम से आना पड़ेगा हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से जाना पड़ेगा लिथियम। तो हीलियम से आएंगे आप हाइड्रोजन, फिर हाइड्रोजन से जाएंगे आप लिथियम। वैसे क्वेश्चंस भी कराऊंगी, खैर टेंशन नहीं लो, है ना। ये इसको थोड़ा दिमाग में रखो कि -13.6 को आप E1 ऑफ हाइड्रोजन भी लिख सकते हो। खैर, अब आते हैं हम हमारी उस चीज़ पे जो मैं तुम्हें बताने वाली थी। फटाफट से हेडिंग डालेंगे, सम डेफिनेशंस
कुछ जनरल डेफिनेशंस जो कि मोस्टली इस तरह के क्वेश्चंस में पूछी जाती हैं, ठीक है। जो सबसे कॉमन टर्म है, जो बहुत कॉमन टर्म है, जो कि बार बार फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है, वो है ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट, इसको जीएस भी लिखते हैं। नाउ व्हाट इज दिस ग्राउंड स्टेट? तो भाई किसी भी हाँ दिख तो अच्छा रहा है, जस्ट अ मिनट। ओके भाई, किसी भी एटम की जो फर्स्ट एनर्जी लेवल होती है, ठीक है, किसी भी एटम की फर्स्ट एनर्जी लेवल जो होती है n = 1, उसे कहा जाता है बेसिकली ग्राउंड स्टेट। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि भाई n = 1 ऑफ एनी एटम इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। किसी भी एटम की n = 1 को कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने ऐसा बोल दिया कि भाई एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा, तो वो हो जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हीलियम का क्या होगा, -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिथियम का क्या होगा, -122 जो भी ब्ला 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 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इस तरीके से किसी भी एटम के n = 1 को बोलते हैं उस एटम की ग्राउंड स्टेट। उसके बाद जो बाकी की स्टेट्स होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं एक्साइटेड स्टेट। उन्हें क्या कहते हैं भाई, एक्साइटेड स्टेट। क्या है, तो द एनी अदर स्टेट ऑफ द एटम, जो बाकी की सारी स्टेट बची है एटम की, आर कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। अब जैसे ये है n = 1, इसे कह दिया हमने ग्राउंड स्टेट, ठीक है। फिर जो ये हुआ मेरा n = 2, इसे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। जो हमारा ये है n = 3, इसे हम क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। जो n = 4 है उसे क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। जो n = बहुत ऊपर का कोई nth है उसे भी क्या कहेंगे, एक्साइटेड स्टेट। पर हम मैम सबको एक्साइटेड स्टेट कहेंगे तो हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि किस कब 2 के बारे में बोला जा रहा है, कब 3 के बारे में बोला जा रहा है, हमें कैसे पता चलेगा। तो भाई जब 2 के बारे में बोलेंगे तो 2 पहली एक्साइटेड स्टेट है ना, सो 2 को हम कहेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि 1 को क्या कह दिया, ग्राउंड स्टेट। तो 2 को क्या कहोगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। वैसे ही 3 को क्या कहोगे, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। वैसे ही 4th को क्या कहोगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा, हर बार 4 के लिए 3, 3 के लिए 2, 2 के लिए 1, तो nth के लिए फिर एक नंबर छोटा, यानी n-1th एक्साइटेड स्टेट। समझ में आता है। तो इस तरीके से हर बार हम क्या कहेंगे कि भाई इन सारे स्टेट्स को, 2 के ऊपर वाले सारे स्टेट्स को एक्साइटेड स्टेट कहेंगे और फर्स्ट वाले को हम कहेंगे ग्राउंड स्टेट। ये टर्म भी बहुत बार यूज़ किया जाता है, बहुत बार, ठीक है। ये तो हो गई भाई स्टेट्स की बात। अब करते हैं एनर्जीज की बात, है ना। तो एनर्जी में जो बहुत कॉमन, बहुत ही ज़्यादा कॉमन एनर्जी है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में दी जाती है, वो होती है आयनाइजेशन एनर्जी। क्या कहलाती है, आयनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों ने अगर बोर मॉडल के क्वेश्चंस भी किए हैं ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऐसी टर्म बहुत बार यूज़ की गई है, या उसको हम IE भी लिख सकते हैं। तो व्हाट इज़ दिस आयोनाइजेशन एनर्जी? भाई आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है आयन बनाने वाली एनर्जी, आयोनाइज करने वाली एनर्जी। ऐसी एनर्जी जो हम इलेक्ट्रॉन को दे दें तो इलेक्ट्रॉन सीधा एटम फाड़ के बाहर निकल जाए, उसके सारे शेल्स वेल्स पार करके बाहर निकल जाए और वो एटम आयोनाइज हो जाए। तो ऐसी एनर्जी जो किसी एटम के आयोनाइजेशन के लिए यूज़ होती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो मैम बाहर निकल जाए इसका मतलब कहाँ चला जाए,
भाई इन्फिनिटी पे चला जाए, बाहर निकल जाए, इसका मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए। तो देखो ज़रा इसको डिफाइन करते हैं। द एनर्जी used to ionize the atom, that is energy by which electron gets removed, इलेक्ट्रॉन जिससे रिमूव्ड हो जाएगा, that is moved to infinity। कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा भाई? इन्फिनिटी, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव कर जाएगा? देखो n=1 से n=infinity पे जब इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कहाँ हुआ करता था? इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ करता था। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से। हम हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही रहेगा? हाँ बिल्कुल, हमेशा ग्राउंड स्टेट से ही रहेगा। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का रिमूव, दैट इज मूव टू इन्फिनिटी, यहाँ पर आई शुड क्या बोलते हैं, मेंशन दिस फ्रॉम ग्राउंड स्टेट। यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी डिफाइन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आयोनाइजेशन एनर्जी केवल सिर्फ और सिर्फ तभी डिफाइन होती है बेटा जब इलेक्ट्रॉन को हम उड़ा रहे हैं कहाँ? इन्फिनिटी पर कहाँ से उड़ा रहे हैं? उसे उड़ा रहे हैं ग्राउंड स्टेट से। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आपने एनर्जी दी है वो आयोनाइजेशन एनर्जी केवल तभी कहलाएगी जब वो ग्राउंड स्टेट से कहाँ गया हो? इन्फिनिटी पे गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे डिफाइन कर सकती हूँ कि भाई वो एनर्जी जो कि एब्जॉर्ब हुई है कहाँ से कहाँ? तो ग्राउंड स्टेट से वो कहाँ गया है? इन्फिनिटी। तो उसे मैं कहूँगी आयनाइजेशन एनर्जी। यानी बेसिकली आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई? तो वो हो गई डेल्टा ई, कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से, सॉरी, ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी, ठीक है। वो एनर्जी जो कि यूज़ होगी कहाँ से कहाँ जाने में? ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी, वो क्या कहलाएगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी है तो मैं कह सकती हूँ ई इन्फिनिटी माइनस E1, और ई इन्फिनिटी होती है 0, सो इट इज़ माइनस E1। सो एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ E1। ऑलवेज क्या कहलाएगी भाई? Ionization energy is always equal to what? Negative of E1. This is very important thing. Ionization energy for any metal is equal to negative of its first state energy या ground state energy। तो यहाँ पे ही एक छोटा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं भाई। what is the ionization energy of hydrogen atom? पता होनी चाहिए आपको। सो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम कितनी हो जाएगी? तो वही डेल्टा ई, कहाँ से कहाँ? इन्फिनिटी से 1 या 1 से इन्फिनिटी। सो ई इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी 0। अब भी बताया आयनाइजेशन एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ E1। एंड व्हाट इज द E1 ऑफ हाइड्रोजन? सो आयनाइजेशन एनर्जी इज माइनस ऑफ माइनस 13.6। सो इट इज़ नथिंग बट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी का क्या मतलब है कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब अगर हाइड्रोजन का कोई इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे बैठा है और अगर आपने उसको केवल 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब करा दी तो वो हाइड्रोजन को आयोनाइज कर देगा। वो हाइड्रोजन को, वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को छोड़कर भाग जाएगा, ठीक है। सो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हाइड्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी है? 13.6। वैसे ही हीलियम की कितनी है? तो फर्स्ट वाला ये निकाल के देख लो, हीलियम की कितनी है? फिर हीलियम की भाई ई इन्फिनिटी से E1, E1 से ई इन्फिनिटी देखो ज़रा कितनी है? तो ई इन्फिनिटी 0, E1 कितनी हो गई? 54.4। लिथियम की कितनी है? 122.4। तो अगर आपको, इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी की भी आयोनाइजेशन एनर्जी दी है तो आप उसके फर्स्ट स्टेट की एनर्जी ढूंढ सकते हो। एक छोटा क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा। भाई आइडेंटिफाई द स्पीशी
if its ionization energy is just a second, if its ionization energy is 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बताओ कौन सी ऐसी स्पीशी है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बताओ ऐसा कौन हो सकता है। अब भी बताया है आप लोगों को, ठीक है, लिथियम की ही मैंने बताया था आयनाइजेशन एनर्जी दी है। तो भाई साहब आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डेल्टा ई कहाँ से कहाँ, 1 से इन्फिनिटी, सो इट इज़ नथिंग बट ई इन्फिनिटी माइनस E1, ई इन्फिनिटी 0, सो आयनाइजेशन एनर्जी इज E1 नेगेटिव ऑफ E1, सो E1 कम्स आउट टू बी -22.4। किसकी -22.4 है तो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना, लिथियम की -22.4 है, अब भी बताया था, लिथियम की -22.4 होती है, अब भी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ -13.6 इंटू Z²/n², दैट इज़ 1 का स्क्वायर इक्वल टू -122.4। अब भी निकाला है यार, Z² 9 आ जाएगा, सो Z कम्स आउट टू बी 3। दिस इज़ हाउ यू कैन कैलकुलेट Z अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी है तो, ठीक है, इस तरीके से। ये तो एक छोटा चीज़ मैंने करवा दी, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं जिनका ये केवल एक पार्ट होता है, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई Z कैसे निकलेगा, ये तो एक पार्ट है, ठीक है। ये एक्चुअली काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस का पार्ट होता है। तो अगर ऐसे कोई भी एनर्जी दी है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसका Z कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, इनफैक्ट अगर आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी है तो आपको एक और वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो व्हाट इज़ दिस आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो भाई पोटेंशियल डिफरेंस, वो पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई करो किसके ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ताकि उसके अंदर कितनी एनर्जी आ जाए, ताकि उसके अंदर एनर्जी आ जाए कितनी, आयनाइजेशन एनर्जी जितनी। तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है भाई, यहाँ लिख देती हूँ, आयोनाइजेशन पोटेंशियल is the potential difference which must be applied to an electron so that it can gain, जिससे वो गेन कर सके एनर्जी इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कौन सा, आयनाइजेशन पोटेंशियल। चार्ज कितना होता है, 1e इंटू आयनाइजेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी। सो 1e इज नथिंग, 1 इंटू 1 मतलब 1 ही हो जाएगा ना। सो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू कितना आ जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल जितना, क्योंकि चार्ज तो 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है ना उससे। तो आपको मैं यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू 122 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी दे सकती थी, या फिर मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ आयनाइजेशन पोटेंशियल इज 122 वोल्ट, ठीक है। फिर आप क्या करते, फिर आप बोल देते अच्छा भाई आयनाइजेशन एनर्जी इज 1e इंटू आयनाइजेशन पोटेंशियल, तो फिर आप निकाल लेते इट इज़ 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसा भी निकाल सकते थे, ये भी हो सकता था। ऐसे भी ये भी तरीके हैं क्वेश्चन के अंदर चीज़ों को देने के और आपको घुमाने के, ठीक है। तो ये कहानी हो गई आयनाइजेशन एनर्जी की। ऐसे ही जैसे मैंने एक्साइटेड स्टेट्स बताए हैं, तो ऐसे ही एक एनर्जी होती है एक्साइटेशन एनर्जी, एक एक्साइटेड स्टेट से दूसरे एक्साइटेड स्टेट पे भेजने की। देखो जरा क्या होगी, अगले क्वेश्चन की तरफ नहीं, थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नहीं, डेफिनेशन नंबर 4, एक्साइटेशन एनर्जी, ठीक है, एक्साइटेशन एनर्जी। अब भाई एक्साइटेशन एनर्जी क्या है, सिंपल सी बात है, एक्साइटेशन एनर्जी भाई किसी इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पर भेजने वाली एनर्जी होगी एक्साइटेशन एनर्जी। कहाँ से कहाँ, ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पर। अभी तक हम आयनाइजेशन में कहाँ भेज रहे थे, ग्राउंड स्टेट से सीधा प्रभु के पास, कहाँ,
इन्फिनिटी पे। अब यहाँ कहाँ भेज रहे हैं, ग्राउंड स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पर। इट कैन बी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इट कैन बी सेकंड, इट कैन बी थर्ड, इट कैन बी फोर्थ, इट कैन बी एनी एक्साइटेड स्टेट। तो व्हाट इज एक्साइटेशन एनर्जी? सो मैं ऐसा कह सकती हूँ यहाँ पे कि भाई द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन to any excited state, कहाँ से, स्पेसिफिकली फ्रॉम ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट से, ठीक है। जैसे मान लें कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल ग्राउंड स्टेट से मैं जा रहा हूँ n इक्वल टू 2 पे, ठीक है। हमारा एक इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहा है भाई, ग्राउंड से जा रहा है 2 पे, है ना। तो ये जो है मेरा, ये मेरा ग्राउंड स्टेट, और 2 जो है मेरा ये है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, भाई 2 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। तो इसको जो एनर्जी लगेगी डेल्टा E2 से 1, उसको मैं कह सकती हूँ एक्साइटेशन एनर्जी। क्या कह सकती हूँ भाई, एक्साइटेशन एनर्जी। अच्छा, कौन से एक्साइटेड स्टेट की, तो कहाँ पहुँचा है देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे पहुँचाया है। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। 2 से 1 एक्साइटेशन एनर्जी, या 1 से 2 जो भी, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ 1 से 2 लिखना चाहिए बेसिकली, 1 से 2 एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, या इसको मैं फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी भी कह सकती हूँ। अच्छा, वहीं अगर मैं 1 से 3 जाती तो भाई थर्ड क्या है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। तो मैं क्या बोल दूंगी उसको, मैं इसको बोल दूंगी एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट। मतलब ही एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, मैंने उसे ग्राउंड से कहाँ भेजा है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट यानी n इक्वल टू 3 पे भेजा है। तो वो हो जाएगा E3 माइनस E1, क्या हो जाएगा, E3 माइनस E1। वैसे ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, सही है। इस तरीके से इस तरीके से हम लोग एक्साइटेशन एनर्जी बता पाएंगे। अब जैसे मैं निकाल सकती हूँ कैसे, देखो एक बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं इसके ऊपर भाई, कैलकुलेट दी एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हीलियम आयन। हीलियम आयन के सेकेंड एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी निकालो। तो ठीक है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या होता है, 1 से 3 पे जाना है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को किसके अंदर, हीलियम के अंदर। सो 1 से 3 का हाइड्रोजन का डिफरेंस इंटू Z², सबको पता है कितना हो जाएगा, डेल्टा E हो जाएगा 1 से 3 वाला E3 माइनस E1। हाइड्रोजन का कितना होता है E3 माइनस E1, अभी थोड़ी देर पहले मैंने निकाला था, मेरे ख्याल से 12.09 होता है, ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। मल्टीप्लाई बाय Z² दैट इज़ 4 9 हो जाएगा 36, 3 12 4 हो जाएगा 48.36, कुछ ऐसा हो जाएगा वो। डेल्टा E कौन सा वाला है ये, 1 से 3, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो ये तो कहानी हो गई ग्राउंड से कहीं बीच में जाने की, ठीक है, और ग्राउंड से इन्फिनिटी पे भी पहुंचा दिया, वो था आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो एक और एनर्जी होती है जो कि कहीं बीच में से किसी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पे भेजने वाली एनर्जी होती है। कहाँ से कह रही हूँ मैं, कहीं बीच वाले स्टेट से इन्फिनिटी पे भेजने वाली एनर्जी। देखे ज़रा कैसी होती है वो एनर्जी, उसको क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं बेटा बाइंडिंग एनर्जी। 5th, बाइंडिंग एनर्जी, और इसी को कहते हैं सेपरेशन एनर्जी भी, सेपरेशन एनर्जी भी कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी कहते हैं, ठीक है। अब ये कैसी एनर्जी होती है, कितनी एनर्जी होती है, क्या होती है, तो भाई किसी भी एक्साइटेड स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से कहाँ भेज दूँ मैं, तो मैं भेज दूँ उसको इन्फिनिटी पे, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो द एनर्जी
required to move an electron from any excited state to infinity, ठीक है, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पे भेज देंगे, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट की बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट क्या होता है, तो भाई बाइंडिंग एनर्जी है फोर्थ स्टेट की है, तो बाइंडिंग एनर्जी है, इसका मतलब कहीं से भी कहाँ भेजना है, इन्फिनिटी। देखो आयनाइजेशन में ग्राउंड फिक्स था, यहाँ पे इन्फिनिटी फिक्स है। अब फोर्थ स्टेट बोला है तो कहाँ से भेज रहा होगा, फोर्थ स्टेट बोला है, फोर्थ स्टेट, तो कहाँ से भेज रहा होगा, फोर्थ से भेज रहा होगा। तो फोर्थ से जब हम ऊपर जाएंगे, इसको मैं बोलूँगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट, जो कि एक्चुअली किसके बराबर होगा, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फोर्थ स्टेट बराबर किसके होगा, वो होगा डेल्टा ई इन्फिनिटी से 4 के बराबर, भाई डिफरेंस के बराबर ही तो होता है, यानी ही ई इन्फिनिटी माइनस ई 4, तो बेसिकली इन्फिनिटी तो 0 हो गया। सो बाइंडिंग एनर्जी कितना हो जाएगा फोर्थ स्टेट का, वो हो जाएगा माइनस ऑफ ई 4। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी में E1 पता चलता था, वैसे बाइंडिंग एनर्जी में जिस भी स्टेट की एनर्जी दी है वो पता चल जाएगा। ऐसे ही मैं ऐसा भी कह सकती थी, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मान लो ये कुछ x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट x इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी है, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सी स्टेट, थर्ड स्टेट, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ई इन्फिनिटी माइनस E3, ये दिया हुआ है मुझे x, तो ई इन्फिनिटी हो गया 0, तो E3 मेरा निकल आया क्या, माइनस x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है, ऐसे ही बढ़िया क्वेश्चन कर सकते हैं हम। देखो मस्त क्वेश्चन करते हैं एक, कैलकुलेट दी आइडेंटिफाई दी एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई करो ऑफ दी स्पीशी का विथ बाइंडिंग एनर्जी of third excited state equal to minus 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओहो, बड़ा ही जाना पहचाना है ना। देखो ज़रा क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड excited state is given as minus 3.4 electron volt, not minus, sorry, it should be 3.4 electron volt, ठीक है। सो थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट बाइंडिंग एनर्जी मतलब इन्फिनिटी पे तो पहुंच गया, कहाँ से पहुंचा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ स्टेट, तो डिफरेंस किसका आया, डिफरेंस आया बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअली क्या आ गई, डेल्टा ई, कहाँ से कहाँ, इन्फिनिटी से 4 या 4 से इन्फिनिटी जो भी है 3.4, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई इन्फिनिटी माइनस E4 इक्वल टू 3.4, सो ये क्या हो जाएगा, ई इन्फिनिटी 0, सो E4 कितना हो जाएगा, माइनस 3.4। अच्छा किसका E4 3.4 होता है भाई, निकाल के देख लो, एनर्जी का वैल्यू लगा लो, उसमें क्या हो जाएगा, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3.4। अब n मतलब क्या है मेरे पास 4, तो n स्क्वायर हो जाएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, तो आप z स्क्वायर कैलकुलेट करोगे तो बराबर आ जाएगा 16, ठीक है 16 आएगा क्या, ये तो कट जाएगा इससे, 4 से कटेगा क्या, हाँ बिल्कुल 4 से कट जाएगा, 4 16 से कट जाएगा, अरे ये 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4 16 से, तो z स्क्वायर क्या आ जाएगा, z स्क्वायर आ जाएगा 4, यानी z आ जाएगा 2। लो भाई साहब हीलियम का है, पता ही चल जाना चाहिए था, हाइड्रोजन का सेकंड हीलियम का फोर्थ होता है ना, हाइड्रोजन का सेकंड हीलियम का फोर्थ, तो हीलियम का फोर्थ है, मतलब फोर्थ एनर्जी लेवल हाइड्रोजन के सेकंड जितना है, मतलब Z क्या होना चाहिए, Z2 आना चाहिए, यानी हीलियम। तो इस तरीके से आपको बाइंडिंग एनर्जी भी दे सकते हैं, ठीक है। और इन टर्म्स का यूज़ करके
इन टर्म्स का यूज़ करके आपको बहुत सारी क्वेश्चंस दे सकते हैं, बहुत सारे वेवलेंथ वगैरह निकालने बोल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें निकालने बोल सकते हैं। जैसे इसी वाले वीडियो में हमने जो सबसे शुरू में जो क्वेश्चन किया, वैसे ही क्वेश्चन को ज़रा नाम बदल के दूंगी, मतलब नाम बदल के मतलब वैल्यूज़, मतलब लैंग्वेज बदल के दूंगी, तो देखना क्या होता है। देखो ज़रा, कैलकुलेट द वेवलेंथ of a photon emitted when electron de-excites back। देखो जरा स्टाइल देखो, de-excites, भाई de-excite back to ground state, ठीक है, वापस नीचे आया है ग्राउंड स्टेट पे, फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम आयन, ठीक है, और आपको आयनाइजेशन एनर्जी दी है लिथियम आयन की, नहीं ठीक है रहने दो, नहीं देते, अगले क्वेश्चन में यूज़ करेंगे उसको। सॉल्यूशन क्या करेंगे बताओ भाई। वेवलेंथ दी है, निकालनी है फोटोन की जो एमिट हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को देखकर डायग्राम बनाओ। जब वो डी एक्साइट होगा ग्राउंड स्टेट पे, ठीक है, ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड स्टेट, तो थर्ड स्टेट से भाई इलेक्ट्रॉन कूद करके कहाँ आ रहा है, ग्राउंड स्टेट पे। तो जो फोटोन इमिट होगा, हाँ बिल्कुल इमिट होगा भाई, ठीक है, जो फोटोन इमिट होगा उसका वेवलेंथ निकाल लो। सो डेल्टा ई क्या हो जाएगा, डेल्टा ई हो जाएगा E3 माइनस E1। हाइड्रोजन का E3 माइनस E1 कितना होता है, अभी निकाला था हमने, 12.09 होता है हाइड्रोजन का, तुम निकाल लो। E3 होता है हाइड्रोजन का 1.51 और फर्स्ट वाले का होता है -13.6, तो 12.09 उसका डिफरेंस आता है, मल्टीप्लाइड बाय Z², कितना आ जाएगा, अभी तो निकाला था, 9 9 जा कुछ 81, 8 12 9 2 जा ये हो जाएगा 18, हाँ 108 कुछ आया था ना, अभी तो निकाला था। सो डेल्टा ई जो है कुछ ऐसा आ जाएगा। वेवलेंथ निकालनी है तो ठीक है, लगा दो hc/λ इक्वल टू 108.81। हाँ वेवलेंथ निकालनी है तो सीधा सीधा 12400 डिवाइडेड बाई 108.81। अब देख लो ये यहाँ पर 100 से बड़ा है, 100 होता तो 124 एमस्ट्रॉन्ग आ जाता, 100 से बड़ा है तो 124 से छोटा आएगा, अप्रॉक्सीमेटली 122 एमस्ट्रॉन्ग मीटर लिख रही हूँ, आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये 100 से बड़ा है ना, तो यहाँ 124 से थोड़ी छोटी वैल्यू आएगी। अप्रॉक्सीमेट लिख रही हूँ, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है क्योंकि, और टाइम बहुत लगेगा अगर मैं उसे डिवाइड करने जाऊँगी, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो आप, अगर आपको एनर्जी वैल्यूज़ याद हैं, और इस तरीके से मॉडिफाई किए जा सकता है, शब्दों को मॉडिफाई करके क्या कर सकते हैं, उन डेफिनेशंस का यूज़ करके आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं। यानी आपको लगेगा ओ माय गॉड क्वेश्चन में तो कितनी डिफ़िकल्ट टर्म्स यूज़ की गई हैं, बट एक्चुअली यूज़ नहीं की गई हैं, बहुत डिफ़िकल्ट टर्म्स नहीं है वो, बहुत आसान सी चीज़ें हैं, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन जो मैं तभी बता रही थी, वो हाइड्रोजन वाला, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मुझे मिला था, आज देखो कराती हूँ। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ, बाइंडिंग एनर्जी निकालेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी निकालते हैं, चलो बाइंडिंग नहीं निकालते अभी, आयनाइजेशन निकालते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, किसकी निकालूँ भाई, लिथियम की निकालती हूँ। इफ द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इज 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम दी है और आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम पूछी है, जबकि हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन का रिश्ता है,
लिथियम और हाइड्रोजन का रिश्ता है। तो मैं सीधा सीधा ऐसा लिख सकती हूँ भाई आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम क्या होता है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम हो जाएगा आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इंटू जेड स्क्वायर। भाई हाइड्रोजन की कोई भी एनर्जी मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर होती है ना। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम मुझे पूछा है, तो उसके लिए मुझे यहाँ जेड स्क्वायर तो पता ही है, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन अगर पता चल जाए तो मल्टीप्लाई बाय अगर मैं 9 कर दूँ तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम निकल आएगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कैसे निकलेगा, तो भाई हीलियम पता है मुझे, तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज इक्वल टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय जेड स्क्वायर ऑफ हीलियम। जेड स्क्वायर ऑफ हीलियम इज 4। So ionization energy of helium is given as 54.4. So ionization of hydrogen निकल आएगा मल्टीप्लाई बाई 4, 4 इधर डिवाइड हो जाएगा, 4 डिवाइड हो जाएगा जैसे ही, तो मेरे ख्याल से 4 से 4 डिवाइड होगा 1, माइनस 13.6 के आसपास कुछ आना चाहिए, वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। उठा के यहाँ रख दोगे आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 13.6 इंटू 9 आता है 122.4। वैल्यूज़ मुझे याद है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ लिथियम आपको भी याद होनी चाहिए, लिथियम आयन Li2+, ठीक है, वाई Li2+, क्योंकि बोर मॉडल इज़ वैलिड फॉर ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। खैर और भी क्वेश्चंस इस पे किए जा सकते हैं वैसे, बट इसमें मैं अब और इसके क्वेश्चंस कराने के लिए मैं अब स्पेक्ट्रम की तरफ थोड़ा बढ़ना चाहती हूँ। और स्पेक्ट्रम मैं अब आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि स्पेक्ट्रम अगर अभी इस वीडियो में बताऊंगी तो वो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। और भी एक तरीका बताऊंगी, ये जो वेवलेंथ है, ये जो हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में की है कि वेवलेंथ और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके भी तरीके बताऊँगी। और एक तरीका है उसको करने का, जो क्लासिक तरीका है वो है, ठीक है। ये तो खैर एनर्जी डिफरेंसेस से मैंने आप लोगों को बताया ही है। एक और है, एक फॉर्मूला होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, रेडबर्ग्स का फॉर्मूला होता है, एक रेडबर्ग कांस्टेंट निकालते हैं, और बढ़िया क्वेश्चंस कराऊंगी और भी बहुत सारे, ठीक है। सो अभी चलती हूँ, फिर अगले वीडियो में वापस मिलूंगी स्पेक्ट्रम के साथ, उस फॉर्मूले के साथ, उसके डेरिवेशन के साथ, और फिर हम बोर मॉडल और स्पेक्ट्रम को कंक्लूड करेंगे बढ़िया क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। सो टिल देन बी सेफ, स्टे एट होम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।